नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। अमरावती महावितरण के चारों विभाग में करीब 2665 छोटे बड़े सरकारी कार्यालय हैं, जिनकी ओर 3 करोड़ 14 लाख रुपए के विद्युत बिल बकाया हैं। चूंकि इस समय महावितरण की आर्थिक स्थिति बेहद गंभीर है और विद्युत बिलों की वसूली को पूरी प्राथमिकता दी जा रही है, ऐसे में सभी कार्यकारी अभियंताओं द्वारा अपने कार्य क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सरकारी कार्यालयों की ओर बकाया रहने वाले विद्युत बिलों की वसूली तत्काल करने के निर्देश जारी किए गए। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि अब सरकारी कार्यालयों की ओर से किसी भी तरह की कोई वजह नहीं सुनी जाएगी और विद्युत बिल अदा नहीं करने पर विद्युत आपूर्ति खंडित करने की कार्रवाई की जाएगी। महावितरण की ओर से कहा गया है कि यदि जल्द से जल्द सरकारी कार्यालयों द्वारा प्रलंबित विद्युत बिलों का भुगतान नहीं होता है तो इन सभी कार्यालयों की विद्युत आपूर्ति भी खंडित की जा सकती है। स्थानीय संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ परिसर में की गई मोबाइल वीडियो शूटिंग में 2 मादा तेंदुओं के 5 शावक दिखाई दिए हैं, जिसकी वजह से विद्यापीठ के तालाब मार्ग परिसर में आम नागरिकों का आवागमन खतरनाक साबित होने लगा है। साथ ही इस परिसर में तैनात किए गए सुरक्षा रक्षक भी खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। पास ही स्थित वन परिक्षेत्र के तेंदुओं सहित उनके शावकों का भी इन दिनों विद्यापीठ परिसर में मुक्त संचार देखा जा रहा है। कोविड महामारी के चलते विगत 2 वर्ष से राज्य के सभी मंदिर व प्रार्थना स्थल बंद किए गए हैं, जिनमें विदर्भ क्षेत्र की कुलदेवी अंबा देवी व एकवीरा देवी के मंदिर भी आम श्रद्धालुओं के लिए सरकार के आदेशानुसार बंद किए गए थे। किंतु अब नवरात्र उत्सव के अवसर पर आगामी 7 अक्टूबर से राज्य के सभी मंदिरों व प्रार्थना स्थलों को खोले जाने के आदेश सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। इसके तहत आगामी 7 अक्टूबर से अंबा देवी व एकवीरा देवी मंदिर के पट भी घट स्थापना के पर्व पर खोले जाएंगे। ऐसे में मंदिर परिसर में आवश्यक रंग रोगन व सजावट की तैयारियां शुरू की गई हैं। विगत 1.5 वर्ष के दौरान बीच में कुछ दिनों के लिए मंदिर खोले ही गए थे कि कोरोना की अचानक दूसरी लहर आने के चलते राज्य के सभी मंदिरों के साथ साथ अंबा देवी व एकवीरा देवी का मंदिर भी अचानक बंद कर दिया गया था और दोनों ही मंदिर बंद किए जाने पर परिसर के दुकानदारों, फूल विक्रेताओं पर भूखों मरने की नौबत आ गई थी। ऐसे में मंदिर खुलने को लेकर सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश के चलते सभी लोगों में खुशी व हर्ष की लहर देखी जा रही है। वहीं दूसरी ओर आगामी नवरात्रोत्सव में घट स्थापना के लिए लगने वाले मिट्टी के दिए व मटके तैयार करने की तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं। शहर के कुम्हार व्यवसायी दीपक, मटके व घाट बनाने की तैयारियों में इस समय व्यस्त नजर आ रहे हैं। इसके तहत शहर के अलग अलग इलाकों में रहने वाले सभी कुम्हार समाज बंधु पारंपरिक पद्धति से पहियों पर मिट्टी की सामग्री तैयार करते हुए देखे जा सकते हैं। बुल्ढाना जिला अंतर्गत मोताला शहर से कुछ ही दूरी पर आने वाले डिडोला फाटे के पास मॉर्निंग वॉक करने वाले 3 लोगों को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। इस हादसे में 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जिनकी शिनाख्त डिडोला निवासी अमोल गाड़े व देउलगांव राजा निवासी दीपक कायस के तौर पर हुई है। ये दोनों ही कमलेश जुनारे नामक अपने दोस्त के साथ शुक्रवार की सुबह डिडोला फाटे के निकट मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। गाड़गेनगर पुलिस थाना अंतर्गत लक्ष्मीनगर स्थित न्यू ऐश्वर्या ज्वेलर्स नामक दुकान का शटर तोड़कर अज्ञात चोरों ने सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही गाड़गेनगर पुलिस से फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट व डॉग स्क्वाड तुरंत मौके पर पहुंचे। लक्ष्मीनगर में नारायण गौड़ नामक व्यक्ति की ऐश्वर्या ज्वेलर्स नामक दुकान है, जहां पर सोने चांदी के गहने बनाने का काम किया जाता है। इस दुकान से करीब 250 ग्राम सोने के आभूषण तथा 8 से 10 किलो चांदी सहित 95,000 रुपए नगद रकम चोरों द्वारा चुराई गई है। जिला बैंक का चुनाव लड़ रहे सहकार पैनल की ओर से शुक्रवार की सुबह बुलाई गई पत्रकार परिषद में जिला बैंक के पूर्व अध्यक्ष तथा सहकार पैनल के नेता व प्रत्याशी बबलू देशमुख द्वारा कहा गया कि उन्होंने जिस बैंक को विगत 11 वर्ष तक बड़े शानदार ढंग से चलाया, उसी बैंक का प्रशासक के कार्यकाल में पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। इस समय विरोधियों द्वारा उन पर 700 करोड़ रुपए का निवेश करते हुए उसकी एवज में 3 करोड़ 39 लाख रुपयों की दलाली खाने का आरोप लगाया गया है। लेकिन हकीकत यह है कि 700 करोड़ रुपए की रकम और उसका ब्याज इस समय बैंक में ही मौजूद है। वहीं म्यूचुअल फंड कंपनी द्वारा दिए गए 3 करोड़ 39 लाख रुपयों की रकम भी पूरी तरह से वसूली पात्र है और बैंक की सत्ता में आते ही वे अगले 6 माह के भीतर उस रकम को वसूल कर बैंक में लाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बैंक में 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, किंतु विरोधियों द्वारा बैंक के मतदाताओं को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जिला बैंक के किसान मतदाता पूरी तरह से जागरूक व समझदार हैं और उन्हें बेहतरीन तरीके से पता है कि सहकार पैनल के निवर्तमान संचालकों द्वारा अपने कार्यकाल में बैंक और किसानों की भलाई के लिए किस तरह से कार्य किए गए। वहीं इस पत्रवार्ता में उपस्थित राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने विरोधियों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को जमकर आड़े हाथ लेते हुए कहा कि विरोधियों द्वारा बेहद निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जो जिले की संस्कृति के लिहाज से ठीक नहीं है। साथ ही विरोधियों द्वारा इतनी अधिक गलतफहमियां फैलाई गई हैं कि जिस पर उत्तर देना बेहद जरूरी हो गया है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल की गई ऑडियो क्लिप पूरी तरह से फर्जी है, किंतु फिलहाल चुनाव जारी रहने के चलते वे चुप हैं और चुनाव निपट जाने के बाद इसे लेकर मानहानि का दावा किया जाएगा।
वहीं दूसरी ओर परिवर्तन पैनल की ओर से शुक्रवार की दोपहर बुलाई गई पत्रवार्ता में परिवर्तन पैनल के नेता व राज्य मंत्री बच्चू कडू द्वारा कहा गया कि जिला बैंक का चुनाव लड़ रहे सहकार पैनल के नेताओं द्वारा परिवर्तन पैनल के नेताओं को चुनौती दी गई है, जिसे वे स्वीकार करते हैं और उन्होंने बाकायदा इसके लिए समय व जगह भी तय कर लिया है। अतः कल दोपहर 12 बजे जयस्तंभ चौक अथवा राजकमल चौक पर सहकार पैनल के सभी नेता तमाम आवश्यक दस्तावेजों के साथ सामने आए, जहां पर उनके साथ परिवर्तन पैनल के नेताओं द्वारा आमने सामने चर्चा करने की पूरी तैयारी है। आम्ही स्थळही निश्चित करतो। उद्या 12 वाजता जयस्तंभ चौकात असेल तर जयस्तंभ चौकात, राजकमल चौकात राजकमल चौकात। त्यांनी फक्त उद्या 12 वाजता यावं। संजय भाऊ, आम्ही प्रतापराव जे काही असन आमच्याकडून आम्ही राहू, त्यांच्याकडून त्यांनी राहावं। त्यांनी दिलेलं आव्हान आम्ही आता स्वीकारलं आहे। त्यांनी 12 वाजता हजर राहावं। राज्य मंत्री बच्चू कडू ने यह भी कहा कि जिला बैंक कोई आम सहकारी बैंक नहीं है, बल्कि यह किसानों एवं विविध सहकारी संस्थाओं की अपनी अधिकारपूर्ण बैंक है। किंतु विगत 11 वर्षों से जिले के किसानों और सहकारी संस्थाओं को जिला बैंक से कोई लाभ नहीं मिला, जबकि सहकार नेताओं द्वारा इस दौरान भारी भरकम लाभ कमाने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि विगत 11 वर्ष के दौरान बैंक अच्छा खासा लाभ कमा रही थी तो किसानों को केवल 150 करोड़ रुपयों का ही कर्ज क्यों दिया गया और किसानों को कर्ज देने की बजाय म्यूचुअल फंड कंपनी में 700 करोड़ रुपए का निवेश क्यों किया गया। कस्टडीमध्ये हा लहान मोठा घोटाळा नाही आहे। आता काय झालं का, हे गुंतवणुकीचे पैसे पुन्हा जर तुम्ही सांगा, याच्या संलग्न किती संस्था आहे? मजूर संस्था, मच्छीमार संस्था, दूध सहकारी संस्था, सेवा सहकारी संस्था, पतसंस्था, अनेक संस्था। तरी याच्यापेक्षा गुंतवणुकीपेक्षा नफा दुप्पटनं राहिला असता। त्यांना माहित आहे शेतकऱ्याला कर्ज दिलं तर पैसे भेटते का? नाही भेटत। तुम्ही 4 लाख द्या, 10 लाख द्या, कोण मागन पैसे? मुळात काय याच्यातला खरा जर आपण ज्ञानबाची मेघ पाहिली, काय इथं देणाऱ्या लोकांना जर मी कर्ज वाटप केलं तर मला खडकू भेटत नाही, पण याच्यातला एखादा कंपनीवाला असेल तर मला कमिशन भेटल्याशिवाय राहत नाही। एवढं स्पष्ट आहे, सूर्यप्रकाशावर सत्य आहे। मग तुम्हाला ह्या 60 वर्षामध्ये जेवढी गुंतवणूक झाली नाही, नाबार्डचे तुम्ही नावच पाडले नाही, कुठल्याही प्रकारचं आपण या बँकेचा जे काही आहे भविष्य काळ कसं जाईल याचाही विचार तुम्ही केला नाही आणि ही गुंतवणूक वाढत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात गेली का शेतकरी या बँकेतून हद्दपार करून टाकले। वहीं इस पत्रवार्ता को संबोधित करते हुए परिवर्तन पैनल के संयोजक व राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के ने कहा कि जिला बैंक के तत्कालीन संचालकों ने नाबार्ड व जिला विशेष लेखा परीक्षक के साथ किए गए पत्र व्यवहार के तहत भेजे गए सभी पत्र वापस मांगे हैं, जिसका साफ मतलब है कि वे अपनी हर करतूत को छुपाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने सहकार पैनल की ओर से लगाए गए आरोपों के संदर्भ में कहा कि वे कई दिनों से सहकार पैनल के नेताओं का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, अतः उनका बिलबिलाना स्वाभाविक है, जिसके तहत सहकार पैनल के नेता अब बौखलाहट में आते हुए बेसिर पैर के आरोप लगा रहे हैं। किंतु लाख प्रयास करने के बावजूद बैंक के तत्कालीन सत्ताधारी संचालक व पूर्व अध्यक्ष अब बच नहीं सकते। जर फ्रॉडचे निष्कर्ष असेल तर तो तुम्हाला गुन्हा दाखल करावाच लागतो, त्याच्याशिवाय त्याला पर्याय नाही। फक्त वेळ आहे, वेळ जात आहे। मुद्दा असा आहे की ते बँकेचं इलेक्शन काढून घ्यासाठी त्यांना ते सर्व डिले करायचं आहे, ते होऊन राहिलं, त्याच्याबद्दल वाद नाही। कारण की याच्या व्यतिरिक्त काही घेणार नाही। पांडे मॅडमचं जे आहे त्याला तुम्ही उत्तर दिलं नाही म्हणजे आरोप हेच होणार आहे, आरोप हेच राहणार आहे, त्याच्यात काही आरोप बदलणार नाही। म्हणजे आज जे नोटीस तुम्हाला दिली ते आरोप 100% तसेच्या तसेच राहणार आहे, त्याच्यातला कोणताच आरोप बाहेर जाणार नाही। आता याच्यात ते जे मागच्या प्रेसमध्ये मी तुम्हाला सांगितलंच होतं की त्यांनी सीएला आणि हा मुद्दा त्यात मागच्या वेळेस आपण घेतलेलाच आहे आणि चार्टर्ड अकाउंटंट जे आहे त्या चार्टर्ड अकाउंटंटना सुद्धा नोटीस पाठवलेली आहे। हे ऑडिटचा पिरियड दिलेला आहे, बरोबर आहे, 1/4 ते 21/12। म्हणजे आता याच्यानंतरचं जे गुंतवणूक आहे म्हणजे हे सर्व झाल्यावरही नंतर गुंतवणूक ज्या झालेल्या आहे त्याचं ऑडिटचं त्यांना चाचणी अहवाल घेतलेलाच नाही आहे, तो चाचणी अहवाल त्याला घ्यावा लागणार आहे। परंतु आता सध्या जे आहे ते फक्त त्यांनी त्या पिरियड पुरतं ज्या पिरियडचं ऑडिट चैतन्य इंगळ्याला केलं होतं त्या ऑडिट पुरतंच त्यांनी मर्यादित ही ऑर्डर काढलेली आहे। याच्या पुढची ऑर्डर जी आहे ती त्यांना द्यावंच लागणार आहे आणि ते ऑडिट पुन्हा नवीन जे राहिलेलं आहे, कारण की आम्हाला त्याच्यात काही स्वतःहून करायचं नाही, पण डिपार्टमेंट जे करत ते करावंच लागणार आहे डिपार्टमेंटला, त्याच्यातून त्याची सुटका होणार नाही। 271 कोटी तुमचा रेग्युलर बँकेचा जो फायदा आहे तो फायदा वेगळा, परंतु हा जो रिपोर्ट आहे हा मागा जो रिपोर्ट भी दिलेला है। इस पत्रकार परिषद में चांदू रेलवे निर्वाचन क्षेत्र के विधायक तथा परिवर्तन पैनल के प्रत्याशी प्रताप अड़सड़ भी उपस्थित थे।
आगामी 4 अक्टूबर को जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के संचालक मंडल का चुनाव होना है, जिसमें सहकार पैनल की ओर से महिला आरक्षित प्रवर्ग के जरिए प्रत्याशी रहने वाली सुरेखा ठाकरे तथा क2 वर्ग से प्रत्याशी रहने वाले प्रकाश कालवांडे की दावेदारी को मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ द्वारा कायम रखा गया है। इन दोनों की दावेदारी को उनके प्रतिस्पर्धी प्रत्याशियों द्वारा अपात्र घोषित करने हेतु अपील की गई थी, लेकिन सुनवाई पश्चात कोर्ट ने इन दोनों प्रत्याशियों की दावेदारी को सही पाते हुए उन्हें चुनाव लड़ने के लिए पात्र माना। संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ के अतिसभा गृह में उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्रालय एट अमरावती इस अभिनव उपक्रम के तहत राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक कोविड योद्धाओं का सत्कार उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री उदय सामंत के हाथों किया गया। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए मंत्री उदय सामंत ने कहा कि कोविड संक्रमण काल के दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों द्वारा किया गया कार्य सभी के लिए बेहद प्रेरणादायी है और सभी विद्यार्थियों ने इस सेवाभावी व परोपकारी वृत्ति को आगे भी कायम रखना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने राजसहयोग के प्राध्यापकों व विद्यार्थियों से संवाद भी साधा। आरोग्य यंत्रणा, महसूल यंत्रणा, पोलीस यंत्रणा, आमच्या आशा वर्कर्स असतील, मदतनीस असतील, अतिशय चांगल्या पद्धतीने काम करतायत। तसं बघायला गेलं तर मरणाला सामोरं जाऊन काम करतायत, परंतु ही यंत्रणा कमी पडत होती। म्हणून माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यांना एनएसएसच्या विद्यार्थ्यांना आवाहन केलं की एनएसएसच्या विद्यार्थ्यांनी कोविड रोखण्याच्या मोहिमेमध्ये सामील व्हावं। आणि रस्तोगी साहेब त्यावेळी राजीव चलोटा साहेब प्रधान सचिव होते। थोडी मतांतर होती की विद्यार्थ्यांना हे कसं चळवळीमध्ये आणायचं, म्हणून जलोटा साहेबांनी अतिशय चांगली सुपीक कल्पना काढली आणि त्यांनी ठरवलं की विद्यार्थ्यांच्या पालकांचं संमतीपत्र घेऊन या एनएसएसच्या विद्यार्थ्यांना या चळवळीमध्ये आणायचं। पण मला अभिमान वाटतो महाराष्ट्राचा आणि महाराष्ट्रातल्या पालकांचा की 90% एनएसएसच्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी आपल्याला संमतीपत्र दिली आणि एनएसएसचे विद्यार्थी कोविड चळवळीमध्ये सामील झाले। इसके पश्चात संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ के सभागृह में महाराष्ट्र राज्य शिक्षा संस्था महासंचालक, शिक्षा संस्था महामंडल व संस्था संचालक संघ के पदाधिकारियों तथा प्राध्यापक प्रतिनिधियों के साथ भी मंत्री उदय सामंत ने चर्चा की और इस समय कहा कि इस वक्त शिक्षा क्षेत्र कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है। इस बात से राज्य सरकार अनभिज्ञ नहीं है। ऐसे में सरकार शिक्षा क्षेत्र के लिए दीर्घकालीन योजनाओं पर काम कर रही है, जिसके लिए आवश्यक बजट भी तैयार रखा गया है और सरकार पूरी तरह से शैक्षणिक क्रांति लाने हेतु प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि केवल अधिक से अधिक कॉलेज व शिक्षा संस्थाएं खोलना ही काफी नहीं होता, बल्कि इसके लिए तमाम आवश्यक प्रबंध करना भी बेहद जरूरी होता है। ऐसे में राज्य सरकार बहुत जल्द आवश्यक प्रभावी कदम उठाएगी। हा जो कार्यक्रम आहे याचा केंद्रबिंदू विद्यार्थी आहे। हा जो कार्यक्रम आहे याचा केंद्रबिंदू प्राध्यापक आहे, शिक्षकेतर कर्मचारी आहेत, आमचे प्राचार्य आहेत, संस्था चालक आहेत आणि अमरावतीवरनं मुंबईला येऊन त्यांना प्रश्न सोडवावे लागतात। त्यापेक्षा माझ्या खात्याचं सगळं मंत्रालय जर अमरावतीमध्ये आणलं तर त्यांचा मुंबईचा त्रास वाचेल आणि त्यांना चांगल्या सुविधा याच व्यासपीठावर आम्ही करून देऊ शकतो। या उद्देशाने या कार्यक्रमाची सुरुवात मागच्या वर्षी सुरू केली। कार्यक्रम सुरू झाला की टीका आली, बदनामी आली। काही लोकांनी सांगितलं की विद्यापीठाच्या पैशातनं उदय सामंत कार्यक्रम करतो, काही लोकांनी सांगितलं की इकडचे तिकडचे पैसे गोळा करून कार्यक्रम करतो। या सगळ्या टीकेकडे न बघता माझ्या कार्यक्रमाचा जो केंद्रबिंदू आहे त्याला मी न्याय देऊ शकतोय याच्या एवढं समाधान व्यासपीठावरच्या कुठच्याच मंडळींना नाही आणि म्हणून रस्तोगी साहेबांसकट सगळ्या संचालकांना, माझ्या मंत्रालयातल्या सगळ्या सहकाऱ्यांना। अमरावती जिले के दौरे पर आए राज्य के उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने जिला मराठी पत्रकार संघ के निमंत्रण पर वॉलकट कंपाउंड परिसर स्थित मराठी पत्रकार भवन को भेंट दी। इस अवसर पर जिला मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष व मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल, वरिष्ठ पत्रकार चंदू सोचतिया, संजय शेंडे, त्रिदीप वानखड़े ने मंत्री उदय सामंत का भावपूर्ण स्वागत किया। वहीं इस समय मराठी पत्रकार संघ के महासचिव प्रफुल्ल घावले व गौरव इंगले सहित सभी पदाधिकारी व सदस्य भी उपस्थित थे। अमरावती विभागातील विविध समस्यांचा खोलवर अभ्यास करून महत्त्वाची अशी माहिती संशोधन स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याची नितांत गरज आहे। ही संशोधन आहे। सोबतच देशाच्या विकासासाठी अभ्यासू व संशोधक वृत्तीच्या पत्रकारांची फळी उभी राहण्यात व विकसित होण्यात या पाठ्यवृत्ती, शिष्यवृत्ती, फेलोशिप योजनेचा मोठा लाभ होईल। म्हणून यासाठी मी आपल्याला अमरावती विभागातील पत्रकारांसाठी दरवर्षी 20 पत्रकारांना वार्षिक 1 लाख रुपयाची शिष्यवृत्ती देण्याची योजना अमरावती जिल्हा मराठी पत्रकार संघाला राबवण्यासाठी प्राधिकृत करावी। आणि फार छोट्याशा विनंतीला मी आपल्या जे सुविधे सहाय्यक आहेत त्यांची पण या निमित्तानं तारीफ करेल, त्यांची पण प्रशंसा करेल। असे स्वीय सहाय्यक मंत्र्यांना लाभत नाही। आमचा अनुभव मागे 10 वर्षाचा खूप फॉलोअप घ्यायला लागते। मी त्यांना छोटीशी विनंती केली, फोनवर सगळं पूर्ण झालं, फोनवर निवेदन पाठवलं, फोनवरच त्यांनी सगळं कन्फर्म केलं आणि आमच्या पदाधिकाऱ्यांना असं वाटलं होतं की आपण प्रत्यक्ष भेटलो नाही, मंत्री महोदय येणार का नाही येणार,
म्हटलं मंत्री महोदयांनी एक अनोखा प्रयोग राज्यात सुरू केला आहे, विद्यापीठात जाऊन प्रत्यक्ष तिथले प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणे. साहेब आपण समोर आहे म्हणून बोलत नाही, पण हा प्रयोग आतापर्यंत महाराष्ट्राच्या एकही उच्च शिक्षण मंत्र्याला जमलं नाही. तिथे जाऊन जनता दरबार आम्ही खूप पाहिले आणि ते जनता दरबारची प्रसिद्धी पण आम्ही खूप करतो पत्रकार लोक, पण जनता दरबारच्या नंतर काय होते ते तुम्हालाही माहिती आहे, आम्हालाही माहिती आहे. पण एक विद्यापीठाचा विषय, शिक्षणाचा विषय आणि शैक्षणिक विषय विद्यापीठात जाऊन त्यांचे प्रश्न ऐकून तिथे सॉल्व्ह करणे मला वाटतं हा फार अनोखा आणि एक ऐतिहासिक निर्णय आहे. याकरिता सगळ्या पत्रकारांतर्फे जोरदार टाळ्या वाजवून आपलं आणि सर मला वाटतं आपण पण युवा मंत्री आहात, आम्ही पण सगळे यंग आहोत. तुम्ही पाहत असाल आमचं वय जे आहे, आमच्या म्हणजे वयस्क लोक खूप कमी आहे. आमचं वय सरासरी पत्रकारांचं अमरावतीमध्ये 50 वर्ष आहे. आम्हाला बाला पुष्कळशे मंत्री म्हणतात तर सगळे पोरं दिसतात, पण अमरावतीचं पत्रकारितेचं वयच सरासरी 50 आहे. आणि अनिलजी त्यांचे सर्व सहकारी उपस्थित पत्रवाडीमध्ये मराठी पत्रकार संघामध्ये येताना मला देखील मनापासूनचा आनंद होतोय. पण आम्ही कायमच पत्रकारांना बोलवत असतो, पण पत्रकारांनी मला बोलवून या ठिकाणी सत्कार केला आणि ते भाग्य माझ्या नशिबी आलं, त्याबद्दल आपल्या सगळ्यांनाही मनापासून धन्यवाद देतो. शेवटी आमच्या देखील राजकीय जीवनामध्ये ज्या काही घडामोडी होतात, आमचा जो काही राजकीय उत्कर्ष असतो हा काय नुसता मतदानामुळे होतो अशातला भाग नाही, तर तुमच्यासारख्या सगळ्या सहकार्यांची ताकद पाठीशी उभी असते, किंवा आमच्या पुढे उभी असते. म्हणूनच माझ्यासारखा कार्यकर्ता ज्याच्या घरामध्ये कोणी आमदार, खासदार, मंत्री, सदर ग्रामपंचायतीचे सदस्य पण नाही, असा तुमच्यासमोर कॅबिनेट मंत्री म्हणून काम करतो. आणि हे सगळं श्रेय जे आहे ते जसं आपण मतदारसंघातल्या लोकांना देतो, मतदारसंघातल्या मतदारांना देतो, तसं आपण देखील पत्रकारांनी सहकार्य केलेलं असतं. म्हणूनच कुठेतरी आम्ही प्रसिद्धीच्या झोता देतो, आपण लोकांमध्ये पोहोचतो. आणि अशा सगळ्या माध्यमाच्या लोकांनी आज मला इथे बोलवलं, त्याबद्दल आपल्या सगळ्यांच्या मनापासून मी आभार मानतो. आणि आपण जी मागणी केलेली आहे, मला असं वाटत होतं की इथं आल्यानंतर मागणी जी असते ती स्वतःसाठी असते आणि इतरांसाठी असते. पण आपण केलेली मागणी की आपल्या या वाचनातून, आपल्या पवित्र मंदिरातून शिक्षणाचा अभ्यासक्रम सुरू व्हावा, चांगल्या पद्धतीचं अभ्यासन केंद्र सुरू व्हावं, संशोधन केंद्र सुरू व्हावं, असा एक मोठा विचार घेऊन तुम्ही मला या ठिकाणी पाचारण केलेला आहे. मी आपल्याला शब्द देतो, मुंबईला गेल्यानंतर आपल्या समवेत VCवर, आपण काही मुंबईला येऊ शकणार नाही, पण VCवर आपल्या सगळ्यांशी, सगळ्या अधिकाऱ्यांची चर्चा केली जाईल. आणि माझ्याकडनं तुमच्या या पत्रकार संघाला जे जे काही विभागामार्फत देता येईल ते देण्याची बाई आमच्या. पण एखादी गोष्ट करतो म्हणून सांगायचं, मुंबईला निघून जायचं आणि मग तांत्रिक अडचण आली म्हणून सांगायचं आणि करायचं नाही, अशातला काय सांगणार आम्ही कार्यकर्ता नाही. जे काय आपल्याला करावं लागेल, आता MSBTचे माझ्याकडे कोर्सेस सुरू आहेत, ते आपल्याला देऊ शकतो आम्ही. मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए फैसले के खिलाफ जिले की सांसद नवनीत राणा द्वारा दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आगामी 6 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इस मामले की सुनवाई विगत 29 सितंबर को कुछ कारणों के चलते आगे टल गई थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले की सुनवाई हेतु 6 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की गई है। जिले की सांसद नवनीत राणा तथा बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा द्वारा राजधानी नई दिल्ली में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से उनके निवास स्थान पर सदिच्छा भेंट की गई। इस समय राणा दंपति ने अमरावती जिले के विकास हेतु प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विभिन्न विकास कामों हेतु 315 करोड़ रुपयों की मांग का प्रस्ताव पेश किया, जिसे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तत्वतः मान्य भी किया। मुंबई के सिटी कोऑपरेटिव बैंक में हुए 980 करोड़ रुपए के घोटाला मामले में ईडी द्वारा पूर्व सांसद व शिवसेना नेता आनंदराव अडसुल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग कानून के अंतर्गत दर्ज किए गए मामले में मुंबई हाईकोर्ट ने आनंदराव अडसुल को राहत देने से इनकार कर दिया है। वहीं अडसुल को अपनी याचिका में सुधार करने के लिए मोहलत देते हुए हाईकोर्ट द्वारा इस मामले की सुनवाई को आगामी 8 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया है। आगामी 6 से 8 अक्टूबर तक पंचायत राज समिति का अमरावती जिला होने वाला है। पीआरसी की यह टीम 7 अक्टूबर को धामनगांव रेलवे तहसील पहुंचेगी। पश्चात 7 व 8 अक्टूबर को धामनगांव रेलवे अमरावती शहर, अमरावती ग्रामीण व अन्य तहसीलों का भी दौरा करेगी। इससे पहले जिले के विधानसभा सदस्यों व विधान परिषद सदस्य सहित पूर्व सदस्यों की 6 अक्टूबर को अमरावती में बैठक होगी। आदिवासी बहुल मेलघाट में कुपोषण की वजह से होने वाली बाल मृत्यु व माता मृत्यु को रोकने तथा गर्भवती नवप्रसूता महिलाओं के स्वास्थ्य का ख्याल रखने को लेकर अदालत द्वारा गंभीर टिप्पणी किए जाने के बाद राज्य के मुंबई व पुणे स्थित स्वास्थ्य महकमे की टीम विगत 3 दिनों से मेलघाट में ठिया जमाए बैठी है और इस टीम में शामिल उच्च स्तरीय स्वास्थ्य अधिकारी धारणी व चिखलदरा तहसीलों के 2 ग्रामीण अस्पतालों सहित 11 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, 100 से अधिक उपकेंद्रों व उपजिला अस्पताल में जाकर आवश्यक जाँच पड़ताल करते हुए वहाँ की कमियों और दिक्कतों को खोज रहे हैं। इस टीम में यूनिसेफ के वरिष्ठ अधिकारियों का भी समावेश है।
राज्य परिवहन निगम की रात रानी बसों में यात्रा करने वाली महिलाओं द्वारा मांग किए जाने पर बस के भीतर लाइट शुरू रखे जाएंगे। महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर यह निर्णय एसटी महामंडल द्वारा लिया गया है। अमरावती जिले में एक बार फिर शुक्रवार 1 अक्टूबर को कोई व्यक्ति कोविड संक्रमित नहीं पाया गया। इसके साथ ही एक पहले से अस्पताल में भर्ती किसी मरीज की कोविड संक्रमण के चलते जान भी नहीं गई। विगत 24 घंटे के दौरान 4 मरीज कोविड मुक्त होकर अस्पताल से अपने घर लौटे। जिले में इस समय कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 17 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 14 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 3 मरीजों का समावेश है, जिसमें से इस समय 8 मरीजों का कोविड अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं मनपा क्षेत्र में 8 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 310 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से किसी की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। संकल्प बहुउद्देशीय संस्था के अध्यक्ष व युवा उद्योजक नितिन कदम के नेतृत्व में शहर में कई जरूरतमंदों की मदद की जा रही है, जिसके तहत निराधार, दिव्यांग, बुजुर्ग व मरीजों को विविध प्रकार की प्रत्यक्ष रूप से मदद पहुंचाई जाती है। इसी कड़ी में अब संकल्प बहुउद्देशीय संस्था की ओर से शहर के पढ़े लिखे युवाओं के लिए रोजगार हेतु नितिन कदम विभिन्न नामांकित कंपनियों में उच्च पदों पर कार्यरत रहने वाले अधिकारियों से प्रत्यक्ष मुलाकात कर प्रयास कर रहे हैं और यह प्रयास आखिर रंग लाए हैं, जिसके तहत कक्षा 10वीं 12वीं इंजीनियरिंग, ITI व किसी भी शाखा के स्नातक छात्रों के लिए कंपनियों में चयन हेतु हरी झंडी दिखाई गई है। इस हेतु 2 व 3 अक्टूबर को दोपहर 12 से 4 बजे तक साक्षात्कार लिए जाएंगे। झुग्गी बस्तियों में रहने वाले दिव्यांगों को 15 दिनों के भीतर घरकुल का लाभ उपलब्ध कराने सहित अन्य मांगों को लेकर सुरेश ताड़े मित्र परिवार की ओर से निगमायुक्त को निवेदन सौंपा गया। साथ ही कहा गया कि ऐसी बस्तियों में रहने वाले लोगों को सरकार की विविध योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए परिसर का सर्वे कर BPL कार्ड भी दिया जाए। महानगर पालिका आयुक्त को निवेदन दिया था कि अमरावती शहर में जो लाभार्थी BPL कार्ड से 17 सालों से वंचित है, उन लोगों को जल्द से जल्द BPL का कार्ड दिया जाए, लेकिन मनपा आयुक्त प्रशासन कुंभ की नींद में सोया हुआ है। गुरुवार को अमरावती जिला ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा की टीम ने मंगरूल दस्तगीर से एक दुपहिया चोर को हिरासत में लिया है, जिसने तलनी खेत परिसर से विगत 25 सितंबर की रात दुपहिया वाहन चुरा लिया था। हिरासत में लिए गए आरोपी का नाम प्रकाश उर्फ योगेश पुंडली खोड़के बताया गया है। गत रोज दरियापुर तहसील अंतर्गत दहीहांडा अकोला रोड के भामोद फाटे के पास से बहने वाली शाहनूर नदी के पात्र में एक कार पलटी हुई पाई गई थी। रेस्क्यू टीम ने काफी मशक्कत के बाद कार को पानी से बाहर निकाला, जिसमें एक व्यक्ति मृत अवस्था में पाया गया। इस व्यक्ति की शिनाख्त नागपुर में कार्यरत केंद्रीय श्रम प्रवर्तन अधिकारी अमित कुमार नेहरा के तौर पर हुई है, जो विगत 27 सितंबर से लापता थे और इसकी शिकायत नागपुर पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी। बडनेरा तथा आसपास के ग्रामीण इलाकों के घरों एवं रिहायशी बस्तियों में सांप निकलने की वजह से लोगों में काफी दहशत निर्माण हो गई थी, जिसके बाद सर्वमित्र कुंदन ठाकुर, प्रज्वल देशभ्रता, प्रशांत येरने व राम भिंडे ने संयुक्त रूप से काम करते हुए बडनेरा सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और एक ही दिन के दौरान 11 सांपों को पकड़कर सुरक्षित ले जाते हुए जंगल में छोड़ा। एक बच्चा दत्तक देने के लिए उपलब्ध होने का मैसेज यवतमाल जिले में वायरल होने के बाद करीब 36 घंटे तक स्टिंग ऑपरेशन चलाते हुए 15 दिन की बालिका की बिक्री करने वाली टोली को हिरासत में लिया गया है। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष ने खुद डमी पालक बनते हुए इस घटना का राजफाश किया। इसके अलावा अकोला व यवतमाल जिलों में बाल सुरक्षा समिति ने योग्य समन्वय साधते हुए इस बच्ची को अपने कब्जे में लिया है। नागपुर गेट थाना परिसर में आने वाले लालखड़ी क्षेत्र में अवैध रूप से गौवंश की तस्करी होने की खबर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के विशेष पथक को मिली थी, जिसके बाद विशेष टीम ने नागपुर गेट थाना क्षेत्र में गश्त लगाना शुरू किया। 2 मालवाहक वाहनों की तलाशी ली गई, जिसमें करीब 11 गौवंश बरामद हुए। भातकुली तहसील के दाढ़ीपेड़ी में रहने वाले घनश्याम जोशी को शराब पीने की लत थी, जो हमेशा अपनी पत्नी नीलिमा और सास अरुणाबाई के साथ झगड़ा किया करता था। ऐसे ही घरेलू झगड़े में घनश्याम जोशी ने अपनी सास अरुणाबाई का कत्ल कर दिया था। इस मामले को लेकर हुई सुनवाई के बाद जिला न्यायाधीश क्रमांक 1 के न्यायमूर्ति SS अडकर की अदालत ने आरोपी घनश्याम जोशी को आजीवन कारावास और 10,000 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं जिला व सत्र न्यायालय क्रमांक 2 के न्यायाधीश VS गायके ने डॉक्टर स्वप्निल घाटोल के खिलाफ एक महिला को जबरन पकड़कर उसके साथ अश्लील गाली गलौज करने के मामले में अपराध साबित होने के बाद 1 साल की कैद व 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।